कि अगर सिस्टम ऑपरेसिव हो तो प्रतिरोध को फैशनेबल बनाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, वन लीडर और वन आइडियोलॉजी। आइदर एग्री विथ अस, एग्री विथ संघीस, अदरवाइज यू विल बी थ्रोन आउट। प्रमोशन, छुट्टी, नौकरी। तो जब सोच लीजिए कि 145 सांसद पार्लियामेंट्रियंस का ये हाल है, तेलंगाना में विधान सभा में प्रोटेम स्पीकर मुस्लिम है और 8 संघीय विधायक कह रहा है कि हम शपथ नहीं लेंगे, तो वैसे स्थिति में आप उम्मीद कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इससे बाहर है? नहीं। ये उसी तरीके से है कि कबूतर अपनी आंख रेत में छुपा ले और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी, वो उसी तरीके से है। तो जो यहाँ 3 लोग हम लोग हैं, यहाँ पे लक्ष्मण, रितु और मैं, प्रोटेस्ट के 3 सिंबल है अभी यहाँ पर बैठे हुए। तो सब लोग डरेगा नहीं, भागेगा नहीं, फैशनेबल बनाएंगे रेसिस्टेंस को। अब ये लड़ाई ये नौकरी या प्रमोशन या छुट्टी का नहीं है। अब ये लड़ाई जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, मैं भी अंबेडकर को ही कोट करता हूँ मोदी साहब के, ये ब्राह्मणवाद बनाम बुद्धिज्म की, ये मनुस्मृति बनाम संविधान की। लक्ष्मण जी, रितु मैडम, अरे हम लोग क्या करें, सांसदों को भी धकियाया जा रहा है और अगली बार बीजेपी आ गई सत्ता में तो पता नहीं 2-4 मुक्का लग भी जाएगा उसी संसद के अंदर। अब मनोज जी पर तो डबल अटैक है, वहां से बचेंगे तो यूनिवर्सिटी में पकड़ लेगा। 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। लक्ष्मण का बायोडाटा मेरे हाथ में है और मेरा बायोडाटा भी जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में कि जितने प्रोफेसर, प्रिंसिपल, एक्सपर्ट आए उन सबका बायोडाटा पब्लिक किया जाए। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि उसमें से कई लोग जेल में रहेंगे और पहली शुरुआत मेरे ही कॉलेज से कर लीजिए। मेरे प्रिंसिपल का जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में वेबसाइट पे बायोडाटा चेक करिए। अरे हम लोग किताब लिखते हैं तो इट इज फॉर पब्लिक कंजम्पशन, संदूक में रखने के लिए नहीं लिखते हैं। सब एक एक पैराग्राफ का आर्टिकल लिखा प्रोफेसर बना हुआ है, एक पैराग्राफ का, और उनके 3 प्रोफेसर के बराबर हमारे पॉइंट लेकिन रोके जाएंगे। तो इसलिए अगर चेक हो जाए तो बिगेस्ट एकेडमिक स्कैम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही मिलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव होती है तो इंटरव्यू में क्या खास बात है कि आप लाइव नहीं करेंगे? रिकॉर्डिंग लाइव करवाइए और जो प्रोफेसर इंटरव्यू ले रहा है 2-4 सवाल उससे भी पूछा जाए कि आपको भी कुछ आता है कि नहीं आता है, वो उनसे पूछा जाए। मैं कह रहा हूं कि जितने ये सब प्रमोशन हो रहे हैं सब फर्जीवाड़े हैं। आधे लोग जेल के अंदर होना चाहिए। अखबार में ये सब आ रहा है कि ये प्रिंसिपल का चोरी किया हुआ माल इधर से चोरी करके इधर छापा है। हमारा तो पब्लिक डोमेन में, जाके देखो लो, एक बार देख लो। हम लोग कोई फ्रॉड टाइप के लोग नहीं। अब अंबेडकर साहब को कोट करते हैं तो आज ढूंढ के मैं अंबेडकर साहब को बुलाया। और वॉइस ऑफ अमेरिका, बस इसी के बाद खत्म कर दूंगा। वॉइस ऑफ अमेरिका में उन्होंने भाषण दिया था और वही एक पैराग्राफ में खाली रखता हूं, उसके बाद बंद। शिक्षा से क्या जातियों का विनाश हो सकता है? इसका जवाब हाँ भी होगा और ना भी। आज जो शिक्षा दी जा रही है उसका जातियों पर कोई असर नहीं होने वाला। वह जिस हालात में है उसी हालात में बनी रहेगी। ब्राह्मण जाति इसका ज्वलंत उदाहरण है। उसमें 100% लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है, इसके बावजूद अपने जाति के खिलाफ दिखाई नहीं देता। मनोज जी के लिए नहीं कह रहा हूं, मनोज जी बहुत बोलते हैं, ठाकुर का कुआं में बहुत चर्चे में था क्योंकि शिक्षा ही उसे बड़े पद पर प्राप्त करने का मौका देती है, इसलिए जाति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में वह काम करने लगता है। इस प्रकार देखें तो जाति व्यवस्था को नष्ट करने में शिक्षा उपयुक्त साधन साबित नहीं होती। यह शिक्षा का नकारात्मक पहलू है जो चल रहा है अभी। जनऊ लीला इसको हम बोलते हैं, यूनिवर्सिटी का जनऊ लीला। भारतीय समाज के निचले स्तर के लोगों को शिक्षा दी जाए तो यही शिक्षा जाति व्यवस्था को पिघला देगी। हम लोग पिघलाने के लिए बैठे हुए, इसलिए हमले हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि 97 के बाद से हम जैसे कुछ काले पीले नीले लोग भी यूनिवर्सिटी में दिख रहे हैं। हमारे जैसे काले पीले नीले सब दिख रहे हैं, तो इनको लगता है कि इनके दादा की जागीर में सेंधमारी हो गई है।
कुछ ही लोगों को पढ़ने का अधिकार था ना, बिल्कुल है? तो सेंधमारी हो गई है तो वो कुछ नहीं करेंगे तो महिला कुछ नहीं फंसा पाओगे। हम लोग फाइनेंशियल काम में रहते ही नहीं, महिला उत्पीड़न में फंसाओगे, ये करोगे, ये सब पूरा चल रहा। चंद्रशेखर जो सुसाइड किया जम्मू में, या लक्ष्मण यादव, या IIT के बच्चे, चाहे रितु सिंह, ये सब घटना नहीं संकेत है। अब लड़ाई तो सिर्फ आर पार सड़कों पे लड़ी जानी है। लोहिया कहते थे सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। अब कुछ लोग सड़क वाले लोग संसद में गए हैं तो वहां से भी निकालने की तैयारी हो रही है। चलते चलते दो प्रस्ताव में रख रहा हूं मेरा विचार। 17 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा, हम लोग मनाएंगे रोहित बुंगला के जयंती को। और दूसरा विचार हमारा ये है, और मैंने मनोज जी से बात की और तमाम पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बात की, कि जितने हमारे जैसे लोग हैं पोल खोल करे बोले कि शिक्षा पर हमला मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये आने वाले पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई सिंगौल बनाम अशोक स्तंभ की लड़ाई है। तो साथियों मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 3 हमारे सांसद महोदय बैठे हुए, उन्हीं से ज्यादा सुनेंगे, मैं बोलने के मूड में वैसे नहीं था। तो बेसिकली मैं मनोज जी से बार बार कह रहा कि इट इज अ पॉलिटिकल बैटल। अगर हमारा निकाला जाना पॉलिटिकल है तो हमारा रेसिस्टेंस भी पॉलिटिकल होगा, सड़कों पे लड़नी पड़ेगी। अब ये लड़ाई तो हम लोग अपनी ताकत लगाएंगे ही। लीडर्स लोग से भी आग्रह कर रहे हैं कि अंदर तो राम मुद्दा खत्म कीजिए, पहले इसको सरकार उखाड़िए। ये सरकार जिस दिन उखाड़ेंगे यूनिवर्सिटी तो ऐसी गुलाम हो तो ऐसी ठीक हो जाएगी एक दिन में। आधा उसमें से मैं मनोज जी दावे के साथ कह रहा हूँ, हम लोग करीब 25-30 साल से कैंपस में है, आधा तो उसमें बना हुआ अभी पूछ अपना रंगे हुए। जिस दिन सरकार बदलेगी वो पानी में जाकर रंग उतार लगाती है। अब मनोज जी के पास भी पहुंच जाएगा कि मेरा ही काम पहले कीजिए, उस समय हम लोग पता नहीं साइड लाइन रहेंगे। तो इसलिए पहले उखाड़िए, उसके बाद देखा जाएगा। शुक्रिया। सभी को नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, बोल जोहार। साथियों, जैसा अभी एडवोकेट महंत बता रहे थे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति प्रतिमा सब लगाएंगे, लेकिन उनकी विचारधारा किसी को स्वीकार नहीं है। जो उस विचारधारा पे चलेगा वही मारा जाएगा। आजकल एक तमाशा चल रहा है। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा लड़ाई विचारधारा की है। जो लोग उस विचारधारा को स्वीकार करते हैं वो लोग चुने जाएंगे। जो लोग उस विचारधारा का समर्थन करते हैं वो संसद में रहेंगे, राज्यसभा में, लोकसभा में। जो उस विचारधारा के खिलाफ बोलेंगे वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। जो उस विचारधारा के समर्थक रहेंगे वो मंत्री रहेंगे, जो उस विचारधारा के खिलाफ रहेंगे वो मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए जाएंगे। जो लोग उस विचारधारा का समर्थन करते हैं वो प्रोफेसर बनेंगे, जो इस विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं वो प्रोफेसरशिप से बाहर निकाल दिए जाएंगे। चाहे वो डॉक्टर रितु सिंह हो, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, या इन जैसे बहुत सारे लोग निकाले, और जिनको नहीं निकाला तो उनका प्रमोशन रोक रखे, जैसे डॉक्टर रतन लाल। तो ये विचारधारा की लड़ाई है और इसको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये नौटंकी क्यों हो रही है इंटरव्यू की? एक्चुअली जैसे जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम है, पूरे देश के उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस बनते हैं 75% के आसपास जजेस कॉलेजियम से आते हैं, जो लगभग 300-400 परिवारों से बनते हैं। और जो यूनिवर्सिटीज का सिस्टम हो गया है उसके अंदर भी यकीन मानिए भविष्य में केवल 3-4 हजार परिवारों के बच्चे ही प्रोफेसर बनेंगे, बाकी लोग तो भूल ही जाएं। या जो उस विचारधारा के कट्टर हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं घूमने जाता हूँ, तो वो जो प्रोफेसर है वो सुबह शाखा में जा रहे हैं, वही यूनिवर्सिटी में शाखा लगा रहे हैं, और वहीं पर पाठ भी पढ़ रहे हैं, भजन कीर्तन समझ नहीं आता वो पढ़ाने आए हैं या भजन कीर्तन कर रहे हैं। भजन कीर्तन करिए, श्रद्धा मन की चीज है, सब अपने घर करिए। यूनिवर्सिटी पढ़ाने का चीज है, विद्या का मंदिर है। उस विद्या के मंदिर को तो पवित्र मत करो, उसको तो बर्बाद मत करो। ये आज एक अलग तरह की जंग छिड़ गई है देश के अंदर। डेमोक्रेसी पूरी तरह खतरे में है, देश का संविधान पूरी तरीके से खतरे में है। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं इसके माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि हमें बात समझनी पड़ेगी कि इस विचारधारा जिसके कब्जे में पूरा देश चला गया है, जिसके कब्जे में सारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चली गई है, जिसके कब्जे में पूरे देश के सत्ता संसाधन सब कुछ चले गए हैं, वो आज पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं, और देश का संविधान भी यकीन मानिए वो खतरे में है और हो सकता है जल्द ही
उसको खत्म करके मनुस्मृति का शासन आ जाए, तो इसके खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई को केवल हम शहरों में बैठ के नहीं कर सकते, हमें गाँव तक पहुँचना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि एक समय था, मैं खुद दिल्ली की यूनिवर्सिटी के रामदास कॉलेज से पढ़ा हूँ, उसके बाद कैंपस लॉ सेंटर से पढ़ा हूँ, कैंपस लॉ सेंटर में LLM का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ उसकी यूनियन का। तो मेरा अपना लंबा अनुभव ये है कि उस वक्त हम जैसे लोग आ गए तो फिर वकील भी बने और MLA बने, मंत्री बने। उस वक्त पढ़ के उस माहौल से प्रोफेसर रतन लाल आए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आए, रितु सिंह आई, सुधांशु आए और दूसरे साथी आए। लेकिन जिस दिशा में यूनिवर्सिटी जा रही है, जिस तरह सुसाइड हो रहे हैं और जिस तरह एजुकेशन को महंगा करके पूरी तरह प्राइवेटाइज कर दिया, गरीब समाज और निम्न मध्यम वर्ग और उससे नीचे का जो समाज है जिसकी संख्या 90% के आसपास है, ये समझ लीजिए उनके बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके परिवार को इतनी महंगी शिक्षा का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी लॉ कॉलेज में अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है, मेडिकल कॉलेज में होता है, IIM के अंदर होता है, तो वहां लेके 15 लाख रुपया से 50 लाख के बीच तो सरकारी कॉलेज में चाहिए। तो आप समझिए कि देश के 90% लोग, और अगर मैं SC ST की बात करूं तो उसमें 99% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा उठा ही नहीं सकते, यानी उनके बच्चे तो कॉलेज में जा ही नहीं पाएंगे, पहले ही ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो पूरे देश का बेड़ा गर्क हो रहा। हम लोग उस परिस्थिति में भी आ गए, लेकिन जिस तरह आज एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया है, सब कुछ बेच दिया है और एक विचारधारा जिस तरह हावी हो गई है, उस हिसाब से आने वाले समय में हमारे जो बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे और निम्न वर्ग के परिवार के बच्चे जो जिनकी आय लाख रुपए से कम है, मुझे लगता है उनके बच्चे तो आने वाले समय में हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। आने वाली पूरी कौम बर्बाद होने वाली है, पूरा भारत बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। एक खास विचारधारा अगर बढ़ भी जाएगी, सब कुछ भी कब्जा कर लेगी, तो क्या हम भारत को बचा पाएंगे? सवाल केवल हमारे बचने का नहीं है, सवाल केवल SC ST का बचने का नहीं है, सवाल है ये देश बचेगा या नहीं बचेगा। मुझे लगता है ये देश बचेगा नहीं, क्योंकि ये देश कट्टरपन की तरफ जा रहा है और हमें सबक लेना चाहिए उन कट्टर राष्ट्रों से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से सबक लीजिए, सीरिया से, लेबनान से सबक लीजिए। जो देश कट्टरपंथी बने वो देश बर्बाद हुए हैं। भारत कट्टरपन की तरफ बढ़ा है, तो ये भगवाधारी लोग भारत को भी बर्बादी के रास्ते पे ले गए। अब भारत को बचाने की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है। हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, इसके लिए गांव-गांव में जाकर तैयारी करनी पड़ेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को रम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। जय हिंद साथियों। अपने साथी लक्ष्मण यादव, रितु सिंह के साथ अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए और हमारी कॉलीग माया जॉन जो एकेडमिक काउंसिल में है, इनकी जितनी भी बातें इन्होंने रखी उससे मैं इत्तेफाक यहाँ पे रखते हुए मैं रिपीट नहीं करूँगी कुछ बातें जो ऑलरेडी कह दी गई हैं। हमारे देश में पब्लिक एजुकेशन का मायने ही यही था, जो शुरू में जो बड़े बड़े विद्वान लोगों ने जो पॉलिसीज बनाई, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने पॉलिसीज बनाई, ये था कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन के जरिए हम अपने देश में अच्छी मायने में जमहूरियत ला सकते, एम्पावर करते हैं हर नागरिक को। क्योंकि हमारा देश बचा हुआ है, यहाँ प्रबंधन इनइक्वालिटी है, हजारों सालों की कास्ट सिस्टम की वजह से, पेट्रियार्की की वजह से, प्लूरलिज्म की वजह से जो हालात हैं, हमारा देश डेमोक्रेसी नहीं चलाया जा सकता। तो इसको अच्छी मायने में लाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है कि हर आखिरी नागरिक तक वो शिक्षा पहुँचे। इस वजह से अफोर्डेबल एजुकेशन बच्चे अफोर्डेबल नहीं कहना चाहिए, फ्री होना चाहिए। और अब हम कह रहे हैं पूरा फ्री होना चाहिए, बराबर बराबर एजुकेशन व्यवस्था होनी चाहिए सारे नागरिकों के लिए। यहाँ पे साथियों कई सारी शिक्षा नीतियाँ आई, अभी तो हाल में शिक्षा नीति आई है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहलाती है, जो 2019 में ड्राफ्ट आया, 20 में कैबिनेट ने पास किया, पार्लियामेंट में कभी आज तक नहीं करे वो पॉलिसी। ये पॉलिसी सारी पार्लियामेंट में क्यों आई थी? बहुत सारा डिबेट हुआ था, सारी रिसर्च हुई थी, सारी फाइंडिंग रखी गई थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंद लोगों की कमेटी ने कहा कि हमारी ये राय है कि ऐसी होनी चाहिए। उनकी राय किस चीज पे बेस्ड है? क्या हमारे देश की जो जरूरत है कि हर नागरिक को एक्सेस हो, मिले एजुकेशन,
नहीं बन पाएंगे तो स्टूडेंट को कैसे आप ऐसे नागरिक बनाएंगे जो क्रिटिक कर सकते हैं, जो आजाद तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, जो मुद्दों को समझ सकते हैं और समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। क्या शिक्षा नीति का मतलब मकसद ये है कि अमीर और अमीर हो जाए और गरीब पूरी तरह से जिम्मेदार हो जाए? नहीं चाहिए। पूरा इसको रिवर्स आइडिया है। कभी भी किसी शिक्षा नीति का मकसद ये रहेगा, लेकिन इस शिक्षा नीति से नहीं निकल जा रहा है। शिक्षा नीति में इंक्लूजन हमारी बहुत इंक्लूजन हमने देखा तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कमिश्नर है रेगुलेशन का, बजाय कि उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए क्योंकि वो ठीक से हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी में चैप्टर 14 है शिक्षा नीति में, जहाँ पे इन्होंने बात की है सोशल जस्टिस की। कोई एक लाइफ किस्म से कैसा नाम दिया है, कहीं भी रेजर्वेशन की बात नहीं है। कहाँ है रेजर्वेशन को की तरफ का मुद्दा? दूसरा ये है कि अगर शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी, कोई फंडिंग की बात नहीं है, अगर शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी, प्राइवेट मौकों में चली जाएगी, तो फिर शायद है कि जो मार्जिनाइज सेक्शन में लड़के हैं वो भी को मिल जाएंगे। और यही हो रहा मनमानी करेगी और उसमें हैंड पिक नॉमिनीज वाइस चांसलर आते हैं और दूर दूर से जहाँ से हमने नाम भी नहीं सुना है कई जगह यूनिवर्सिटी का, वहाँ से प्रोफेसर आ रहे हैं और यहाँ बैठ के क्या करेंगे, एक लिस्ट दी जा रही है इनको लगाना है पर चाहे उनका मेरिट कुछ भी हो। तो अभी लक्ष्मण यादव का उदाहरण दिया गया, ऐसे 1000 से ज़्यादा मैं मानती हूँ कम से कम 1000 ऐसे ले रही है जहाँ पे हमारे जैसे ही टीचर्स को तो पूरी यूनिवर्सिटी को बनाए उसका सब्जेक्ट को बचाया था, उन्होंने बनाया था, उनको निकाल दिया गया और वो कॉलेज की तरह से ऐसे लोग निकाले गए। 80% ऐसे टीचर निकाले गए। अंशराज कॉलेज जो एक टॉप कॉलेज माना जाता है तो पूरी तरह से गिर गया है सिविल बच्चा। और IT इंटरनेशनल कॉलेज में ये हुआ है, पूरा डिपार्टमेंट इंग्लिश डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग निकाल दिए गए, हिस्ट्री में आधे निकाल दिए गए। रामदास कॉलेज जो टॉप कॉलेज होता था वहाँ पे 80 से 90% लोग निकाल दिए गए। फिजिक्स में ज्यादातर लोग निकाल दिए गए। मैथ्स पूरा साफ कर दिया गया। ये हो क्या रहा है? और जो लोग लगाए गए उनको पढ़ाने की कोई मतलब नहीं, ना पढ़ाना चाहते, ना पेपर कट करना चाहते, ना इन्विजिलेशन करना चाहते। एक अच्छी यूनिवर्सिटी को रातों रात आपने बर्बाद कर दिया, खंडन कर दिया है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में चल रहा है कि कौन पढ़ाएगा पहले को, क्या पढ़ाएगा। माया ने थोड़ा बताया, वो क्या मैं जोड़ दूँ, क्या पढ़ाएगा में इन्होंने ऑनलाइन मॉडल को ही आगे रखा है। आगे से जो बच्चे हैं वो 70% कोर्स का ऑनलाइन पढ़ेंगे, वीडियो से पढ़ेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पढ़ेंगे। हम सब ने देखा कि 2 साल जब कोविड यहाँ पे रहा इसकी बर्बादी हुई। ज्यादातर बच्चों के पास हिंदुस्तान में ना लैपटॉप होता है, ना इंटरनेट कनेक्शन होता है, ना स्मार्टफोन होता है, ना घर में कोई माहौल होता है जहाँ पे पढ़ पाए वो घर में बैठ के। हर तौर से महिला हमारी है, लेकिन उसी चीज का उन्होंने यूटिलाइज कर दिया किसका फायदा कराने के लिए। ये एक बिजनेस है, चाहे वो बाइजूस हो या अडानी का ऑनलाइन मॉडल हो, इनका पैसा उनको मुनाफा कमाना है और हमारे स्टूडेंट की गुणवत्ता बढ़ाना है। कोई टीचिंग लर्निंग नहीं हो पाई जाएगी उस 2 साल की पीरियड में, उसी चीज को जबरदस्ती मान्यता होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे आपको टीचर की जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि टीचर को हर जगह से बाहर कर दिया जाए, कोई भी सेशन
जाएगा, स्टूडेंट अपने आप को खुद पढ़ाएगा, जो ऑनलाइन पढ़ लेगा तो क्या गुणवत्ता रह जाएगी हमारी। ये देश कोई काम नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसको हम नेशनलिस्ट नहीं मानेंगे, इसको हम पेट्रियोटिक नहीं मानेंगे। ये सबसे बड़ा हमारे देश का विकास साथ हो रहा है, इसके नागरिकों के साथ विकास साथ हो रहा है। इससे तो पूरा जो देश के परिस्थिति हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ नहीं जा रहा, उसका साथ किया जा रहा है। इसी के साथ लास्ट पॉइंट में जोड़ेंगी, कौन पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा ये भी तो आना चाहिए। तो किसको पढ़ाएगा, इन्होंने मास्टर स्ट्रोक दिया पहले ही एडमिशन में इम्प्लीमेंटेशन रेगुलेशन पॉलिसी का बिल्कुल ठीक होगा। पहले ही आप देखते थे कि जो बच्चे स्कूल में कोचिंग लेकर अच्छा कर लेते थे, बच्चे वो ज़्यादा अच्छा कर पाते थे, और मार्क्स के बेसिस पे जिनको एडमिशन दिया जा रहा है वो अपने आप में उसमें हमें लगता था कि नानी साहब के तरीके से है। फिर भी कई बच्चे जो मार्जिनल सेक्शन के हैं पढ़ के किसी तरह से 12वीं पास करके अच्छे नंबर लाके उनको एडमिशन मिल जाता है। अब आपने क्या किया, मास्टर्स को पूरी शिक्षा को पूरी तरह से इरेलेवेंट कर दिया, पूरे काम में डाल दिया, कितनी मेहनत बच्चे नहीं की। अब एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो CUT सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम, ये पिछले साल से 2 साल लागू किया गया है। इसका क्या नतीजा हुआ, आप देखते हैं कि गांव के बच्चे और शहर के भी जो गरीब बच्चे हैं और मार्जिनल सेक्शन के बच्चे हैं वो ऑनलाइन सिस्टम से इतना वाकिफ नहीं है, उनको वो ट्रेनिंग नहीं मिलती, उनके घर में नहीं होते हैं लैपटॉप कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह। उन्होंने उस एग्जाम में जाने से ही घबरा गए, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, और जितने बच्चों ने फॉर्म भरा उसमें से कम आधे बच्चों ने एग्जाम दिया नहीं, वो घबरा गए, नहीं दे पाए। पहले से आपने फिल्टर लगा दिया, उसके बाद जो लोग एग्जाम देने गए थी उसमें जो कोचिंग में जा सकते हैं, तो UTP जैसे कोचिंग में जा सकते हैं, पूरा माफिया के तरह इंडस्ट्री यहाँ पे हमारे देश में चल रहा है, वही आगे आ पाए, वही कर पाए। अच्छा, तीसरा कि जितनी महिलाएं हैं इतनी कम होगी तादाद, हमारी यूनिवर्सिटी में कम से कम 30% कटौती हुई है महिला स्टूडेंट्स के एडमिशन में, क्योंकि माँ बाप उनकी कोचिंग के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं जैसे वो अपने बेटों के लिए खर्च करें। ये रियलिटी हमारे देश में है, तो वो भी पीछे रह गए। और एक और बात जो हुई है इसके बाद कि जिस तरह से हमारे जो पूरा एग्जाम का सिलेबस है वो बेस्ड है CBSE पे, उस CBSE पे बेस होने की वजह से स्टेट बोर्ड्स के जितने बच्चे थे वो बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाए। मैंने देखा अपने कॉलेज में, मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाती हूँ, कि जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे आए, रिजर्व कैटेगरी हमारे यहाँ स्टूडेंट होते हैं, वो आए तो उसमें ना साउथ का एक बच्चा था, ना वेस्ट बंगाल का एक भी बच्चा था, ना उड़िया एक बच्चा था, ना नॉर्थ ईस्ट का, सिर्फ 3 स्टेट से यहाँ पे आए, राजस्थान, UP एंड हरियाणा, 3 स्टेट्स के बच्चे आए। पूरी डाइवर्सिटी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खत्म कर दी गई, जो बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। वो देश के कोने कोने से जो बच्चे आते हैं अपने कल्चरल डिफरेंसेस को लेके, अपने लैंग्वेजेस को लेके, अपने अलग अलग रिलीजन्स को लेके आते हैं, उन्हीं से वो लोग एक दूसरे से सीखते हैं। वो डाइवर्सिटी आपने पूरी तरह से खत्म कर दी। इस CUET जो एक नेशनल एग्जामिनेशन है, जो मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है, जो आपकी रीजनिंग नहीं टेस्ट करता, आपकी लॉजिकल स्किल्स नहीं टेस्ट करता, ये पूरी शिक्षा को खत्म करके एक एग्जाम के बेसिस पे होता है। तो ये जो फिल्टर है, इसके लिए सॉर्ट ऑफ करप्शन ऑल्सो, एक तरह के स्टूडेंट्स को लाना भी इससे पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि कोई प्राइवेट पार्टी इसको कंट्रोल कर रही है। हमें मालूम है कि कौन लोग इन चीज़ों पर हावी रहते हैं। इसी के साथ ये बात को खत्म करते हुए ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे जो जिस तरह से हमारे देश की जनता के खिलाफ जो ये कई महीने ने किया हमारे देश में, सिर्फ शिक्षा नीति में हर जगह जो भी आप देखो पब्लिक सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। और ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलकर, जो मुनाफा सेक्टर के साथ मिलकर कम्युनलाइजेशन, सैपलाइजेशन और ये फैसिस्ट तरीका में हम किसी को बोलने नहीं देंगे। अभी एक कमेटी खड़ी की है यूनिवर्सिटी में कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस क्या लिख सकते हैं, उसको वो रेगुलेट करेगी कि क्या आपके ऊपर हमको आप सोशल मीडिया में अपनी बात कहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो पूरा प्रैक्टिकल बात है ना हमारे, और पूरी यूनिवर्सिटी को एक शाखा में तब्दील कर दिया गया है। एक हिंदू स्टडी सेंटर खोला, और वो स्टडी आप कर लो इंक्लूजन की, हालांकि इसको मिसयूज किया जा सकता है। वहाँ पे यज्ञ के साथ खुला वो इनॉग्रेट हुआ, यज्ञ हुआ, प्रसाद बांटा गया। क्या यूनिवर्सिटी में हम लोग पंडित का ज्ञान दे रहे हैं? क्या हम उनको श्लोक करना सिखा रहे हैं? क्या हम उनको क्रिटिक करना सिखा रहे हैं? हिंदुइज्म में भी बहुत सारी धाराएं, अलग अलग टाइप की
हमारी यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं ऑफिशियल प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं आरएसएस के प्रचारक, मतलब उस नाम से उनको बुलाया जा रहा है कि ये बीएसपी के प्रचारक हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को टैक्स पेयर को मिसयूज किया जा रहा है एक विचारधारा को प्रमोट करने के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए। ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। मैं 42 साल से पढ़ा थी, कभी रिटायर हुई, बहुत सारी सरकारें आई हैं गई हैं, कभी ऐसा नहीं देखा जो आज हो रहा है। इसलिए हम सबको इसके खिलाफ खड़ा होना है, क्योंकि हमारे देश की डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा खतरे में है। इस चीज़ को लेकर और भी बहुत सारी वजह है, लेकिन ये भी एक वजह है कि शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से खत्म की जा रही है। थैंक यू। और आज का विषय था कि जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट में किस तरह से करप्शन और कास्ट प्रैक्टिस चल रही है और क्या सोशल जस्टिस का क्या हो रहा है, और तीसरा था कि जो डिसेंडिंग वॉइसेस को कैसे दबाया जा रहा है। मैं इसी पर फोकस करके अपनी बात रखूँगा। मैं अपूर्वानंद जी ने कहा था कि जो प्रक्रिया, क्या जो सिलेक्शन कमेटी आज की तारीख में हो रही है, क्या उसमें कोई चेंज है? नहीं, कोई चेंज नहीं है। जो प्रक्रिया, पूरी जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, मैं इस पर फोकस करूंगा 5 मिनट। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक केस है जहां पर ट्रांसपेरेंसी का मिसयूज हो रहा है। एक दिन में आप 200-300 कैंडिडेट बुलाते हैं और दिखाते तो हमने सबको बुला लिया। दिस इज मिसयूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वेरी वेल, हमने सबको बुला लिया। अब 200 कैंडिडेट कैसे करेंगे? मेरे जेब में पर्ची है, मुझे पहले से पता है किसको करना है, तो पर्ची निकालूंगा, सिलेक्शन हो गया। बाकी 199 को रिजेक्ट करना अगर एक पोस्ट है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन नॉट ए सिलेक्शन। तो हमें क्वेश्चन करना पूरी प्रक्रिया को। बहुत सारी यूनिवर्सिटी साथ में इसी को, ट्रांसपेरेंसी को कैसे खत्म करें, दो तरह से प्रोसेस को हाईजैक कर दिया गया। आइदर मिसयूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंसी को ही खत्म कर दें। आप कैंडिडेट का नाम रिवील नहीं करते कि किसको किसको सिलेक्शन में बुलाया गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी प्रोसेस फॉलो कर रही है। उसमें क्या है कि आप अपना फॉर्म का नंबर डालिए, आपको पता लगेगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड है कि नहीं है। मुझे ये पता नहीं कि मेरे वर्ग कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं। तो दिस इज टोटली इनट्रांसपेरेंट प्रोसेस। सो दो चीजें इसमें से चल रही, तो प्रोसेस को किस तरह से डाइवर्ट करके सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है। तीसरी बात, अपूर्वानंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो लोग आ रहे हैं कौन है। एक ही तरह के एक्सपर्ट बार बार आते हैं। कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? क्या एक्सपर्ट को बुलाने का कोई प्रोसेस है? एक बड़ा अच्छा सा प्रोसेस डेवलप था कि जिसमें एक सेंटर और डिपार्टमेंट से इसके नाम जाते थे, देन वाइस चांसलर ने चॉइस की किसको बुलाएं। आज की तारीख में इस प्रोसेस को डिसमेंटल किस सेंस में? हेड मेरा, मैंने बनाया अपनी मर्जी से, डीन मैंने बनाया अपनी मर्जी से। जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व हैं वो मैंने चुने एज ए वाइस चांसलर। जो मैं कहूँगा वही बोलेंगे, सब तोते की तरह आवाज करेंगे। तो इसलिए जो पूरी प्रक्रिया है अपॉइंटमेंट की, जिसमें कि सिलेक्शन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हेड, डीन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी राइट नाउ इन मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। आज की तारीख में हेड और डीन को नहीं बुलाया जाता है सिलेक्शन कमेटी में। और बहुत जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद फिजिकल मोड में हो रहा है, जेएनयू में आज की तारीख में एक्सपर्ट ऑनलाइन है। ये जो ब्लेंडेड मोड, कहीं ब्लेंडेड भी, आधे ऑनलाइन आधे ऑफलाइन, जो पूरा प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है, मुझे तो लगता है आज की तारीख में जब आदमी सिलेक्शन कमेटी से आता है उससे पूछे भाई किसका सिलेक्शन हुआ, उसको पता नहीं है। कई बार ऐसा लगता है ब्लैंक पर साइन करके आ गया है कि भैया भर लेना नाम, जिसका भर लेना। मुझे कई बार ऐसा महसूस होने लगा है कि जब आपको पता ही नहीं अंदर से आगे किसका सिलेक्शन हुआ तो आप ब्लैंक पर साइन कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को आज की तारीख में क्वेश्चन करने की जरूरत है। जो पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसमें कहाँ खामियां हैं। कंपोजिशन वही है जो पहले था। आज की तारीख में आप बताएंगे कंपोजिशन तो वही है, हमने कोई बदलाव तो किया नहीं है। आप भी एक्सपर्ट बुलाते थे, हम भी एक्सपर्ट बुलाते, इंटरव्यू तो आज भी होता है। तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए हम लोगों की, हम उस प्रोसेस को क्वेश्चन करें जिस तरह से इंटरव्यू होल्ड हो रहे हैं। एक बात, दूसरी बात और मैं कहूँगा जिसमें डिसेंटिंग वॉइस बहुत क्लियर है। पार्लियामेंट में जिस तरह से लोगों को सस्पेंड कर दिया है, यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी आज की तारीख में जिस तरह से कंपोजिशन डिसीजन मेकिंग का हो रहा है, वो बड़ा एक सिस्टमैटिक तरीके से डिसेंटिंग वॉइसेस को सप्रेस करने का तरीका है। उसमें क्या है कि प्रेशर, थ्रेट्स, एसोसिएशन के इलेक्शन नहीं होने, एसोसिएशन पर ताला लगा देना है, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन नहीं होने, बंद कर देने हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब जो भी आवाज़ उठाएगा उसको आप आने ही आगे बढ़
बिजनेस क्राइटेरिया हम जो वेल डिफाइंड प्रोसेस हमारे पहले से बने थे उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से मिसयूज होते हुए आज की तारीख में उसको कैसे रीइंस्टेट कर सकते हैं। मेरी राय का मुद्दा ये है और हम सब इसको आगे बढ़ते हुए लाना चाहिए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और जितने भी मीडिया कर्मी या जितने भी टीचर्स और हमारे बीच में मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कि अभी आज 116 दिन है मेरे धरने को जो दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर लगा है। तो मुझे पता है कि अभी सबको पूरा केस मालूम है। जैसे मयंक जी ने कहा, एडवोकेट मयंक जी ने भी कहा कि एक प्रिंसिपल जो चार्जशीटेड है उसे बचाया जा रहा है हर तरीके से, और मेरी कलीग, मेरी सीनियर माया जी ने भी बता दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरीके से धांधली हो रही है, किस तरीके से चीज़ें हो रही है, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या पढ़ाना है। इवन मेरे केस में और प्रोफेसर रतन लाल के केस में तो शायद ये ऐसी पर्सनालिटीज है जो दलित समाज से आती है, क्या पहनना है ये भी सर मुझे लगता है वही डिसाइड करेंगे क्या पहनना है। तो हर चीज़ खैर वो तो हमारा कोर्ट का मसला है, लेकिन मेरे केस की अगर बात करो आप, तो अभी स्थिति ये है कि जब से मेरा धरना चल रहा है तब से 3 बारी मेरे जज साहब चेंज हो चुके हैं, और वो बहुत फेमस डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वही मिलती है। और तारीख पे कल भी मेरी कोर्ट में हेयरिंग थी और तारीख पे तारीख ही है। आज ये सिलसिला है कि जब आप बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाते हो, जब आप बच्चों को इस तरीके से पढ़ाते हो पूरी शिद्दत के साथ, आप हर एक चीज उनको सिखाते हो कि आपका विजन कैसा होना चाहिए, आपको क्या करना है और क्या विचारधारा है, तो आपको ये सजा मिलती है कि आपको निकालने के लिए पहले तो पूरा तंत्र किया जाएगा। लेकिन हम जैसे लोग जो सब कुछ सह रहे हैं यूनिवर्सिटी में रह के, और हमने अपने प्रोफेसर्स को देखा, क्योंकि हम इन लोगों से सीख के, आई थिंक मेरे मुंह में तो जुबान और मुझे तो बोलना, पढ़ाना और पढ़ना भी मैंने प्रोफेसर रतन लाल को देख के ही किया है। और मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज आप लोग यहाँ कवर कर रहे हो, आप लोगों के बच्चे कल उस यूनिवर्सिटी में आएंगे जिसमें हमारा ये हाल हुआ है। जब मुझे कपड़ों पे टिप्पणियाँ करनी, पहनावा कैसा है, पढ़ाने पे टिप्पणियाँ करनी, तुम बच्चों जैसी दिखती हो, तुम टीचर जैसी नहीं दिखती, किस चीज़ पे टिप्पणियाँ करनी, और मेरे बच्चों को जब स्टाफ रूम के बाहर एक दलित महिला टीचर प्रोफेसर अगर पढ़ा रही है तो स्टाफ रूम के बाहर अगर बच्चे आ रहे हैं तो पूछ रहे हैं रितु मैडम कहाँ है, रितु मैडम कहाँ है। ये मैं आपको सत्य बता रही हूँ, ऐसा शायद किसी प्राइमरी स्कूल में भी नहीं होता होगा। तो वन ऑफ द प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में ये गंदगी होती है। तो जो टीचर्स हैं एक माइंडसेट की, एक क्लास की, और खासकर प्रिंसिपल, वो ये कोशिश करती हैं कि ये कल की आई लड़की और ये दलित समाज से लड़की और इसके मुंह में जुबान और बच्चों के बीच में इतनी पॉपुलैरिटी इस टीचर की, किस तरीके से इसके बच्चों को बताया जाए कि ये जो मैडम की तुम बहुत पॉपुलैरिटी समझ लो, ये मैडम किस जाति से आती है, ये तुम्हें पता चलना चाहिए, ताकि जो बच्चों का सोच है, जो 2014 के बाद से खासकर आपने जो आरक्षण के प्रति नफरत देखी है और दलित आदिवासी और पिछड़ा समाज के प्रति नफरत देखी है कि हम लोगों के अंदर मेरिट तो है नहीं, हम लोग सिर्फ आरक्षण की वजह से आते हैं, उनके दिमाग में एक चीज फिट इन हो जाए कि इन लोगों को कुछ आता है नहीं है और ये तो इस कैटेगरी से है। ये मेरे प्रिंसिपल ने मेरे सामने एक बार नहीं, बहुत सारे इंसिडेंसेस में मेरे बच्चों को, मेरे बाकी क्लीग्स को, मेरे कलीग्स से मुझे ये मैसेज पहुंचाना कि आवाज बंद कर लो वरना बहुत गलत होगा तुम्हारे साथ। जब मुझे इन सारी चीजों का फर्क नहीं पड़ा तो आप सोचिए कि एक प्रिंसिपल, मैं तो आज कहूंगी कि ये गुंडाई व्यवहार की ऐसी महिलाएं, क्रिमिनल, खैर इनका तो बहुत पहले ही बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन जब उनको लगा कि इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ड्यूरिंग कोविड जितने भी प्रोफेसर मेरे यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको ये चीज बता दूं कि कोविड के दौरान आप सबको पता है कि MHRD की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी, सेटल लॉ जिसे हम कहते हैं कि यू कैन नॉट रिप्लेस और रिमूव एडहॉक विद अनदर एडहॉक। उस टाइम पे मुझे रिप्लेस किया गया, रिमूव किया गया और मेरी पोस्ट को एडवर्टाइज करके इंटरव्यू रखा गया। तो मैंने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट का जब सहारा लिया तो कोर्ट में आप सबको पता है कि एक फर्जी जो चिट्ठी लगाई गई, उस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए अब निकाल तो दिया, अब कोर्ट तो नहीं सुनेगा ना आपकी बात कि आपने किस चीज में निकाला, विदाउट मेमो, विदाउट शो कॉज नोटिस, विदाउट कंप्लेंट। तो वो जो एक झूठी चिट्ठी लगाई और झूठे 35 बच्चों के सिग्नेचर्स, जब हम कोर्ट में भी जो हमारा मैटर चला, जब सर्विस मैटर से जब वो दस्तावेज पकड़े गए तो वो क्रिमिनल मैटर बना, वो स्टोरी सब आपको पता है। जब क्रिमिनल मैटर बना तो SC/ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज हुई। आज ये स्थिति है कि SC/ST एक्ट के अंदर FIR तो हुई, दिल्ली विश्वविद्यालय का 100 साल का इतिहास हो चुका है, पहले प्रिंसिपल पे FIR हुई है। और मेरे केस में साथियों ये जानना जरूरी है, देयर इज आल्सो अ बिग फिश इन द पॉन्ड, दैट इज रजिस्ट्रार। सेम FIR रजिस्ट्रार पे भी है, क्योंकि दोनों ने मेरे खिलाफ फर्जी दस्तावेज बना के
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी एससी कमीशन, वहां पे भी यूज किए। तो स्थिति ये है कि अगर आवाज बंद करनी है तो किसी भी हद तक ये जाएंगे। तो मेरी आवाज बंद करने के लिए वो दस्तावेज इस्तेमाल किए और वो सारे पकड़े गए। और आपको मैं शेयर कर दूंगी ऐसी ऐसी धाराओं में उनके ऊपर दिल्ली पुलिस, जो कि अमित शाह पुलिस ने खुद चार्जशीट जमा कर दी SC एक्ट के अंदर उस प्रिंसिपल पे, जिन धाराओं में किसी को 2 साल की सजा है, किसी धारा में 7 साल की सजा है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये कि ये जाति कभी नहीं जाती और ये सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि आज भी सिर्फ कि वो उस संघ से है जो आज राज कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी विचारधारा आज राज कर रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, इसीलिए एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और ये आपको बताना क्यों जरूरी है, ठीक वहां पे प्रोफेसर रतन लाल बैठे हैं, मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि आपने कभी उनकी पब्लिकेशंस देखी हैं, कि आपने नंबर ऑफ बुक्स जो उन्होंने पब्लिश की है देखी हैं। ठीक ऐसे ही डॉक्टर सविता रॉय, जो कि अपने आप को बीजेपी और संघ की बताती हैं, वो भी प्रोफेसर है और ये भी प्रोफेसर है। मेरे को धरने पे क्यों बैठना पड़ा साथियों, आज 116 दिन हो गए, बार बार बता रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के अंदर सविता रॉय और ये रतनलाल प्रोफेसर, जब इन पे एक फर्जी मुद्दे पे FIR की जाती है और वो पूरे षड्यंत्र के तहत फर्जी मुद्दे पे FIR की जाती है, और जब ये प्रमोशन के लिए जाते हैं और वही यूनिवर्सिटी वही कॉलेज इनको कहता है कि आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपके ऊपर FIR है। FIR कोर्ट में मैं भी थी जब इनका केस चल रहा था, जज भी हंस रहा था, लोग सुन के कि ये कोई मुद्दा है जिस पे FIR है, और इनका प्रमोशन रोका और इनको बाहर जाने के लिए फॉरेन में जाना था अपना पेपर प्रेजेंट करने के लिए, बाहर रोका। और उसी कॉलेज की दूसरी प्रोफेसर क्रिमिनल सविता रॉय, दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल, उसको ऊपर SC/ST स्पेशल एक्ट जो उसमें चार्जशीट है, लेकिन वो अभी भी कार्यरत है, अभी भी पे एंड पक्ष उस कुर्सी पे बैठ के सब ले रही है, और ये हाल। और तीसरी कड़ी में आते हैं हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ सकते हो उनके अंदर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताकर, मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा कर दूंगी इस चीज को। ये वही है कि जिसके मुंह में जुबान है उसके साथ यही किया जाएगा, और यही हो रहा है यूनिवर्सिटी में। शायद हम लोग सामने आए हैं, लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए, और आज आई थिंक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज इसलिए कि कब तक आखिर कब तक ये हेजेमनी, ये चीज, ये पितृसत्ता, ये क्रिमिनल माइंडसेट के लोग एक विचारधारा के लोगों को, मूर्खों की जमात को इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी में रखेंगे, और जिनके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, उनको गिनती से बात किया जाएगा। और असली टारगेट विचारधारा तो है ही, कोई भी इनके खिलाफ बोलेगा, वो किसी भी समाज का है, वो डेफिनेटली निशाने पे है, लेकिन सबसे बड़ा अगर निशाना है वो SC/ST OBC मिनॉरिटीज है, ये आप याद रखिएगा। और यही चीज जो लक्ष्मण यादव के साथ हुई, 14 साल की पढ़ाई 14 मिनट में डिसाइड किया गया। और अगर मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से ये भी बोलना चाहती हूँ कि किसी को अगर ये गलतफहमी है कि उनको तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से निकाल दिया ना, कि एक इंटरव्यू किया और लक्ष्मण यादव जी को निकाल दिया और ये तथ्य और ये दे दिया, और ये क्रिमिनल्स क्या कहते हैं, अजी हमने तो एक OBC को हटा के OBC ही रखा ना, हमने डॉक्टर रितु की जगह एक SC को हटा के SC ही रखा ना। नो, ये सत्य नहीं है, ये क्रिमिनल माइंडसेट है, ये क्रिमिनल केस है, कोई मॉरल ग्राउंड्स भी होते हैं किसी चीज की, ये इसके ऊपर अगर आप कार्रवाई करोगे तो अंदर से बहुत चीजें अनफोल्ड होंगी, और हम उसके लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है ये लड़ाई सड़क से संसद तक जाएगी। और अभी हाल ही में मैं अपनी बात खत्म करूंगी, हमारे बीच में जब सांसद साहब मनोज झा जी हमारे प्रोटेस्ट पे आए थे कुछ 4 दिन पहले, तो उन्होंने ये बात बहुत अच्छे तरीके से कही थी कि अब भूल जाओ कि संसद से न्याय मिलेगा, कि संसद तुम लोगों के लिए कुछ करेगी, क्योंकि वो आवारा हो चुकी है। तो तुम्हें लड़ाई अगर लड़नी है तो रोड, सड़क इज ओनली ऑप्शन। तो आप सब भी तैयारी कर लीजिए, हमने अपनी कमर बांधी है। तो आई थिंक सर यू लिव लॉन्ग, आई जस्ट टुक योर नेम, जय भीम सर। तो मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई की बारी आ चुकी है, कि अब वो वक्त आ चुका है कि संसद अगर आ रहा है तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। मेरे साथी लक्ष्मण से मैं कहूंगी, और प्रोफेसर रतन लाल सर भी बैठे हैं, मनोज झा जी हैं, सबको मैं कहूंगी कि हम तैयार हैं। 116 दिन से लड़ाई लड़ रही हूँ, ये 3 डिजिट्स है, ट्रिपल डिजिट, अगर ये 4 में भी बदल जाए तो भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगी। इसी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ूंगी जब तक ये क्रिमिनल अपने सही घर नहीं पहुंच जाए, जो कि सलाखों के पीछे है। शुक्रिया, जय हिंद।